हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि कामयाबी मुझे ना मिले ये तो अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। आइए, आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। हम इसी जोश और जुनून के साथ आगे मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा मैथ का सेट नंबर आज 5 होगा। चलिए डिटेल रूप से हम डिस्कशन करते हैं। मैथ का सेट नंबर 5 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि अंकगणितीय श्रेणी में 125वां पद ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि इसमें 5, 10, 15 ऐसे ऐसे अगर जाएंगे तो 125वां पद हमारा क्या होगा। 125वां पद ज्ञात करना है। 125वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस 5 को अगर हम ए कहते हैं, A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, और ये दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है जिसको D से हम सूचित करते हैं, इसको सार्वअंतर, D मतलब डिफरेंस, सार्वअंतर कहते हैं D को, जो कि ये दोनों का बीच का डिस्टेंस होता है। यानी कि 10 - 5 = 5। हमारा A1 5 हो गया और D का जो वैल्यू हुआ वो हमारा 5 हो गया। चलिए एक फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला n बराबर A + n - 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो 125वां पद ज्ञात करना है, तो A 125वां पद, A का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू जो है 125 - 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा 5 है। चलिए देखते हैं, 5 प्लस 125 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 124 हो जाएगा इंटू 5, और अगर इसी को अगर आगे कैलकुलेट करते हैं तो 5 प्लस 124 इंटू 5 करेंगे तो 620 आएगा, और 5 प्लस 620 = 625 हमारा, यानी कि 125वां पद जो होगा सर हमारा 625 होगा। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मार्कर, एक और मार्कर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु जो है, औसत वजन जो है से 15 kg है। तो यदि अध्यापक की वजन को इसमें शामिल कर लिया जाए तो वजन में, औसत वजन में 1 kg बढ़ जाता है। तो कक्षा में अध्यापक का वजन कितना है, क्वेश्चन ए कह रहा है। तो अगर मान लीजिए कि 30 छात्रों का अगर वजन की बात करें, 30 छात्रों का कुल वजन बटा 30 अगर करते, यानी औसत हम निकालते, तो हमारा कितना होता है, 15 होता है। यानी कि 30 छात्र का कुल वजन कितना हुआ हमारा, तो 30 छात्र का कुल वजन बराबर, कुल वजन हम ज्ञात करें, कुल वजन 30 छात्र का, तो ये 30 से जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 450 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 छात्र का औसत है, 30 छात्र का कुल वजन है 450 kg। अगर इसमें अगर एक व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, यानी कि 61 व्यक्ति यहाँ पे अब हो जाते हैं, तो यहाँ 31 से डिवाइड हुआ होगा, और हमारा जो औसत वजन है उसमें 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ बढ़ गया 1, तो 31 व्यक्ति का कुल वजन अगर ज्ञात करें तो 16 गुना 31 हो जाएगा, यानी 16 इकाई 16 के 6 हाथ में 1, 16 48 और 1 49, यानी 496। 31 व्यक्ति का कुल वजन 496 है और 30 व्यक्ति का कुल वजन 450 है। यानी कि एक व्यक्ति जो जोड़े उनका वजन कितना अंतर हुआ, तो 496 में से अगर 450 अगर घटा देते हैं तो हमारा वही कितना आ जाएगा, 46। हमारा यही आंसर हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 46, यानी अध्यापक का वजन हो जाएगा वो 46। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 400 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा।
चलिए देखते हैं। एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि किसी सामान को बेचता है, ठीक है। वो पहले से दुकानदार ऐसा सेटअप करके रखा है कि जिसमें कि वो क्या है कि 26% लाभ कमाता है। अगला व्यक्ति को बोलता है कि हम 10% आपको क्या करेंगे, लेस करेंगे, यानी लेस करने के बाद भी वो दुकानदार जो है सो 26% कमाता है। तो अब बताइए कि अगर उस वस्तु का अगर क्रय अगर 400 रुपये है तो उसका फिक्स प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 400 रुपये अंकित मूल्य। तो देखिए कोई भी दुकानदार जो है सब पहले अपने बारे में सोचता है, इसके बाद ग्राहक के बारे में सोचता है। यानी कि वो मार्कर उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है से 400 रुपये है। तो दुकानदार 26% पहले फायदा कमाता है, तो सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा, यानी कि 26%, यानी पहले से अपने आप में 100% है, यानी कि 126% अपना 26% को देखेगा, ठीक है। तो 26% अगर वो अपना अगर पहले कमाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं। अगर 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 इकाई 4 और 1 4, 4 दूना 8, सॉरी चलिए देखते हैं। 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 इकाई 4 और 1 5, यानी कि 504 रुपया जो है से क्या है, वो अपने 504 रुपया जो है इतना में अगर उस व्यक्ति को फाइनल रूप से अगर देता है, फिर भी इसको क्या है 26% का बेनिफिट होता है। और अगला व्यक्ति को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी 10% क्या है लेस करना है, 10% लेस करना है, यानी कि 10% लेस करने के बाद का जो वैल्यू होगा वो हमारा 504 हो जाएगा। यानी कि 10% लेस करने के बाद जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 504, इसका मतलब कि कितना 90% का वैल्यू है, तो इसका हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, यहाँ 9 पचे 45 और 9 छक्का 54, यानी 560 रुपया जो है वो कॉस्ट प्राइस, फिक्स प्राइस उस वस्तु पे अंकित करेगा। यानी कि जब भी दुकानदार वो अपना दुकान में जब सामान लाया होगा तो उस पर 560 रुपये फिक्स प्राइस रखा होगा। इसके बाद कोई कस्टमर आया होगा तो उसको बोला होगा कि भैया आपको हम 10% का कमी करेंगे, इसमें लॉस करके लेस करके हम 10% हम आपको देंगे। यानी कि 10% जब वो लेस किया होगा तो वो जो व्यक्ति है, जो ग्राहक आया होगा, वो 504 रुपये में वस्तु को खरीदा होगा। लेकिन दुकानदार तो वास्तविक रेट इसका 400 था, यानी कि इसमें कितना 26% अभी भी फायदा हो रहा है। तो हमारा जो फिक्स प्राइस हो जाएगा ये 560 रुपये हो जाएगा। चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनके योग जो है सो 210 है, तो छोटी संख्या क्या है। मान लीजिए कि ए और बी कोई संख्या है, ये दोनों का अनुपात है सो 2:3 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 2x 3x है, ये दोनों का जो योग है सो 210 है, यानी कि 2x प्लस 3x का वैल्यू जो है सो 210 है, यानी कि 5x का वैल्यू कितना हो गया 210 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 210/5 करेंगे, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए 210 बटा में यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 चौके 20 और 5 दूना 10, यानी x का वैल्यू जो हमारा हुआ वो क्या हुआ, x का वैल्यू हमारा 42 हुआ। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2x है, तो x का वैल्यू अगर 42 है तो 42 दूना हमारा कितना हो जाएगा 84, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 655 रुपया हो जाता है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई मान लीजिए कि एक निश्चित धन है, मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा x है, इस पे हर एक वर्ष 10% का चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है, ठीक है। तो इस पर 10% अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है, यानी कि 3 वर्ष तक लगातार लगा रहा है, तो फर्स्ट ईयर जो होगा ये तो अपने आप में 100% है। तो जब फर्स्ट ईयर लगाएगा 10%, यानी कि कितना 110/100, दूसर का साल लगाएगा फिर 110/100 लगाएगा, फिर तीसर का साल लगाएगा 110/100, यानी कि कुल कितना इसमें कमाता है, कुल इसका 6655 रुपये कमाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर हम देखेंगे
एक्स का वैल्यू हमको फाइंड कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। अब 11 से अगर इसको काटेंगे तो 11 छक 66 और 11 पचे 55, फिर इस 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55 और 11 पचे 55 और फिर इस 11 काटेंगे तो 11 पचे 55, यानी कि जो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा नीचे कितना है 10 है 10 है 10 है, यानी 10 अगर 3 बार गुना होगा तो 1000 हो जाएगा। अब 1000 चूंकि यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा मेरा। अब यही हमारा 5000 जो है से प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी मूलधन हमारा 5000 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए है, 5 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर पर घंटा की गति से 5 घंटों में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो समान दूरी 2 घंटा में तय करने के लिए उसकी गति क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 240 किलोमीटर जो बुलेट ट्रेन है उसका जो स्पीड है 240 किलोमीटर पर घंटा है, 240 किलोमीटर पर घंटा, तो और ये 5 घंटा तक क्या करता है अपना दूरी तय करता है, तो 5 घंटा में कितना दूरी करेगा, 5 घंटा में दूरी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 × 5 = 120, यानी कि 1200 किलोमीटर है से क्या है 5 घंटा में दूरी तय करता है। तो बोलता है कि इस दूरी को 2 घंटा में तय करने के लिए इसका कम से कम क्या स्पीड होना चाहिए। आप चूंकि जानते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1200 में अगर स्पीड से और टाइम से अगर टाइम अगर यहाँ बोल रहा है तो 2 घंटा है, ठीक है। तो ये स्पीड को वहाँ ले जाएंगे, यानी कि 1200 बटा 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्पीड का आ जाएगा, यानी कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 600 किलोमीटर पर घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है तो 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि 5 क्रमागत संख्या मतलब क्या, पहला संख्या x रहा होगा, तो दूसरा संख्या क्या रहा होगा x+1, यानी तीसरा संख्या क्या रहा होगा x+2, चौथा संख्या x+3 और पांचवा संख्या क्या रहा होगा x+4, और इसी का जो औसत है तो हमारा क्या है 100 है। तो पहला संख्या ज्ञात करने की बात कह रहा है, ठीक है। तो सबको हम पहले जोड़ देंगे, तो अगर सबको जोड़ेंगे हम तो क्या होगा सबको जोड़ देते हैं, और औसत निकालने की जितना संख्या को जोड़ रहे हैं उतना ही से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, औसत मेरा 100 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो x इसको जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और प्लस 2 1 3 3 6 4 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा में 5 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है। अगर हम लोग x का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 5x + 10 इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5x बराबर ये 10 है सर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी 490। अगर x की बात करें तो 490 बटा 5, जो कि हमारा 98 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। बोलता है कि एक आदमी पेड़ पर 24 मीटर चढ़ता है, ठीक है। वह पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है और दूसरे सेकंड में 2 मीटर जो है फिसल जाता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जबकि शीर्ष पर पहुंच नहीं जाता है, तो वही शीर्ष पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। एक व्यक्ति है, यानी कि फर्स्ट सेकंड में पहला सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है और दूसरा जो सेकंड है उसमें 2 मीटर जो है सब फिसल जाता है, यानी कि 1 सेकंड ए और 1 सेकंड ए, यानी कि 2 सेकंड में इसके द्वारा चढ़ा गया जो पेड़ है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला सेकंड में तो 4 चढ़ रहा है और दूसरा सेकंड में 2 फिसल जा रहा है, यानी कि 2 सेकंड में कुल कितना चढ़ा हमारा चढ़ा कितना 2 मीटर, ठीक है। और पेड़ का जो लंबाई है वो टोटल कितना है, ये पेड़ है इसका टोटल जो लेंथ है ये 24 मीटर, ठीक है। तो एक बार 2 सेकंड में ये 2 मीटर चढ़ रहा है, तो 20 सेकंड में हमारा कितना चढ़ेगा 20 मीटर, ठीक है। अगर 20 सेकंड में यहाँ तक चढ़ा और 20 मीटर चढ़ गया तो बाकी कितना बचा 4 मीटर बच गया यहाँ, यानी कि 21वां सेकंड जैसे ही चढ़ने के लिए सोचेगा तो 21वां सेकंड में 4 मीटर चढ़ जाएगा, यानी कि 20 मीटर
20 सेकेंड यहाँ हमको चढ़ने में लगा 20 मीटर, और 4 मीटर को चढ़ने में 1 सेकेंड, यानी कि कुल सेकेंड जो लगा वो 21 सेकेंड में इस पेड़ को क्या करेगा, चढ़ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि 14x 56 एक क्रमागत अनुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि 14x और क्या है 56 एक क्रमागत अनुपात है। अनुपात बोले तो 14/x इज इक्वल टू x/56। ठीक है, तो यही x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अगर ऐसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ 14 इंटू कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अगर यहाँ x है, अगर स्क्वायर में है तो इधर रूट आ जाएगा, तो 14 इंटू 56। इस 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 गुना 14 चौका 56 यानी 4। ठीक है, अब रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो 2 तो 14 है, इसलिए एक 14 बाहर आ जाएगा, और 4 है तो इसमें 2, यानी कि x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 28। चलिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 अलार्म क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे बजे हैं तो दोबारा वे फिर कितने बजे बजेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। 10 मिनट दिया हुआ है, 15 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है, इसका हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इसका 30 हो जाएगा, यानी 30 मिनट, यानी ठीक है। और पहला बार की ये जो बजा है सो 9 बजे बजा है, 9 बजे सुबह में बजा हुआ है। तो जब 9 बजे ये तीनों घंटी जब बज गया है, इसका मतलब कि आधा घंटा के बाद क्या होगा, ये लोग फिर से सब बजेगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा कि 9:30 जो है से हमारा क्या होगा, दोबारा बजेगा। तो ऑप्शन नंबर 10 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। x प्लस रूट अंडर x इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 90। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, x का हमारा वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 80, बी है 81, और सी है 75, और डी है कितना 45। इस टाइप का क्वेश्चन को चलिए हम शॉर्ट में बना करके निकलते हैं। यहाँ पर देखिए 81 है, तो अगर ऑप्शन से बनाएंगे करके, अगर 81 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो 81 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 81 का अगर रूट करें तो 9 हो जाएगा, जो कि ये फुलफिल कर रहा है। 81 9 90 होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है x² माइनस 6x प्लस 8, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ध्यान देने की बात यह है कि पहला और लास्ट वाला संख्या को आपस में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा। और दूसरा जो बीच वाला जो संख्या है, इसको 2 टर्म में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद मेरा कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए, 6x आना चाहिए, और गुना करने के बाद क्या आना चाहिए 8x² आना चाहिए। तो अगर इसको हम अगर -2 और अगर -4 में अगर तोड़ते हैं, ठीक है, अगर -2 और -4 में अगर तोड़ते हैं तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 6x²। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। x² -2x -4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा, और अगर यहाँ से अगर -4 कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि x -4 और x -2 हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को एक बार ऐसे भी हम तुरंत बना सकते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आता है तो हम यहाँ तक जो बताएं कि इसका जो बीच वाला टर्म है उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, यानी -2 -4 में अगर टूटेगा तो इसी को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इस जैसे है, इसी को x के टर्म में लिख देना, जैसे है बस वैसे लिख देना है। तो x -2 और x क्या 4, यहीं से डायरेक्ट हम बना सकते हैं और अपना टाइम को एग्जाम हॉल में बचा सकते हैं। और यही x -2 और x -4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बोल रहा है रूट अंडर 144 इज इक्वल टू 12, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.0000144, ये बोल रहा है, डिवाइडेड बाई 12। ये रूट सिर्फ इसके लिए है ना कि इसके लिए है, तो ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं 0.0012 इंटू 0.0012 डिवाइडेड बाई 12। तो ऊपर में अगर जब रूट होगा तो एक टर्म बच जाएगा 0.0012 बचेगा और नीचे 12 से 12 एक बार में कटेगा 0 1 बार में, यानी कि हमारा 0. यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 6x² इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है। तो हम आप लोग को आज से लगभग जितने भी वीडियो हैं उसमें हम एक फार्मूला आपको बताए हैं कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6x², इसको अगर a मान करके चले a² माइनस b² के टर्म पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 35 प्लस 25 इंटू 35 माइनस 25। फाइनल यहाँ से लिखेंगे 35 और 25 60, और इसको डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो 6x इज इक्वल टू 600, एक बार में यहाँ स्क्वायर है, तो x² इज इक्वल टू 100, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 14 का ए है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। 15 बोल रहा है कि जहां ए घन की एक भुजा है वहां घन का संपूर्ण सतही क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चूंकि जानते हैं कि घन हमारा कैसा होता है, चारों भुजा इसके बराबर होता है, और इसी का एक भुजा जो है से हमारा ए है। इसका अगर संपूर्ण क्षेत्रफल बात करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल घन का होता है 6a²। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 15 नंबर का ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 100 है तथा इसका लाभ जो है 25% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि एसपी जो है वो 100 रुपये है, और इसमें जो है क्या है कि इसमें 25% लाभ हुआ है। जब किसी वस्तु को बेचा गया है तो इसमें 25% लाभ हुआ है। तो हम पहले से बताते हैं कि कोई भी चीज जो क्या होता है कि अपने आप में पहले क्या होता है 100%, इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो अपने आप में कितना 100% रहा होगा, और जब इसमें बिका तो इसमें क्या 25% का इसको लाभ हुआ है, क्वेश्चन के द्वारा कहा जा रहा है। तो हमारा जो 100 हुआ इस कितना 125% का वैल्यू हो गया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना होगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना 100, तो 25 × 125, 25 × 100, यानी 20 × 80। यही हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि रूट अंडर 9 = 3 दिया हुआ है, तो रूट अंडर 27 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9 = व्हाट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 3, चूंकि रूट है। इसके बाद अगर लिख सकते हैं ये 2 ठो बाहर निकालेगा, यहाँ 9, यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी का, ऑप्शन नंबर 17 का डी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो यदि वे 5 दिनों तक साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना भाग काम समाप्त होगा। चलिए, ए है कोई व्यक्ति जो किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इसी काम को 20 दिन में करता है, यानी टोटल काम इसका अगर निकालेंगे एलसीएम तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, यानी टोटल काम जो हो गया हमारा 20 हो गया। यानी कि ए के द्वारा किया गया 1 दिन में काम 2 हो जाएगा और बी के द्वारा 1 दिन में काम किया गया 1 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। 3 लोग के द्वारा 5 दिन काम किया गया है, यानी कि इसमें 5 से गुना करेंगे, यानी हमारा काम कितना हुआ 15। इन लोग दोनों मिल करके 5 दिन में हमारा कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। टोटल काम 20 था तो 20 में हमारा 15 काम हो गया, यानी कि कितना 5 3 15 5 के 20, 3/4 भाग जो है से काम क्या हो गया, डन हो गया है। ठीक है, अगर इसी में पूछेगा कि रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क मतलब बचा हुआ काम कितना बचेगा, तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, 1 में से 3/4 घटा देंगे तो 1/4 ये रिमेन वर्क होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि बचा हुआ काम कितना होगा तो 1/4 होगा, और अगर कितना उन लोग के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य कितना होगा तो 3/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 3/4 है 18 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है से x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 10% है, यानी कि प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट 10% का हुआ है, तो बोला जा रहा है तो x का मान क्या होगा। देखिए, इस टाइप का जब बोला जाता है क्वेश्चन में कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना के बराबर है और विक्रय मूल्य 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन कहता है तो हम सीपी को एसपी मान लेते हैं और एसपी को क्या कर मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं। तो यहाँ एसपी हमारा क्या हो जाएगा, x मान लेंगे, और एसपी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा सीपी जो हो जाएगा से हमारा x हो जाएगा, और एसपी जो हो जाएगा तो हमारा 55 हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को हम 55 रुपये में बेचते हैं तो उसमें से अगर उस वस्तु को कॉस्ट प्राइस अगर घटा देते हैं, x घटा देते हैं, और अगर उसमें हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो उसका मेरा कितना आ जाता है, उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा ऑल ओवर दिया हुआ है कितना, ऑल ओवर 10% का हमारा बेनिफिट दिया हुआ है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 55 माइनस x बाई x इज इक्वल टू 1 होगा। पचपन माइनस एक्स यहाँ इंटू में 10 है, 55 माइनस एक्स इंटू 10 इज इक्वल टू हमारे यहाँ x हो जाएगा। तो अगर 10 से अगर 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 माइनस 10 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि 550 इज इक्वल टू ये 10x अगर इधर जाएगा तो 11x हो जाएगा, और 11 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारे कितना है 1 0 बच रहा है, यानी x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें एक डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, जो कि ए एंगल जो दिया हुआ है तो 82 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो है 35 डिग्री दिया हुआ है, और ए एंगल जेड है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो जब इस टाइप का क्रॉस एंगल होता है तो ये जितना 82 है ये भी 82 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ई अगर कोण को अगर एक सम मान लेते हैं तो चूंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है हमारा कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो 180 में से ये दोनों को जोड़ करके हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 8 3 11, यानी कि कितना इसमें हो जाएगा 10 में से 7 खर्च 3 और यहाँ 7 में से 1 खर्च 6, यानी कि हमारा कितना हो गया ई एक्स का जो वैल्यू आया 63 हो गया। तो ई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो जेड का वैल्यू ये भी 63 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है एक दूसरे साइड का कोण होता है से बराबर होता है। यहाँ हमारा 63 डिग्री हो जाएगा, जो कि 20 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है।
थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।